नमस्कार, भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, आपने अपने पढ़ाने के दौरान अक्सर देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सीखने की प्रक्रिया कुछ नॉर्मल बच्चों से कुछ डिफरेंट सी होती है। अक्सर होता यह है कि हम कुछ खास वर्ड्स के साथ में उनकी लेबलिंग कर देते हैं और उनको पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन एज अ स्पेशल एजुकेटर ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है और कहीं ना कहीं पूरे समाज की ड्यूटी है कि ऐसे बच्चों की नेसेसिटीज को समझते हुए उनको पढ़ाने के तौर तरीकों में कुछ ऐसे बदलाव किए जाए जिससे कि ऐसे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ में डेवलप कर सकें और वो उसी तरह से नाम, रुतबा और हैसियत हासिल कर सके समाज में, जैसे कि हमारे समाज के अदर बच्चे करते हैं। आप समझ गए होंगे, आज हमारी चर्चा का विषय कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की टीचिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। आज की हमारी चर्चा का विषय टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, और इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, दैट इज मिस रुचिका सचदेव। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चाहें कि हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल करें, आप कोई सलाह देना चाहें अगर प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप नोट करिए हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सलाह, अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारा फोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609। हमारी ईमेल आईडी नोट करें अगर आप लिख करके अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अब मैम, हम आज हमारा मुख्य मुद्दा तो ये है कि हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टीचिंग स्ट्रेटजीज को समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान तब होगा जब हम ये समझ लें कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट वर्किंग इन दिस फील्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू से, व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी? I think just to do a recap of what is learning disabilities, it's important to know that it is, as the name suggests, it is related to learning. Difficulties that arise out of learning due to some neurological issues, and it can result in problems in reading, writing or maths, logical thinking, problem solving, language. तो जब आप इसको देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये टोटली एकेडमिक एरिया से एसोसिएटेड होती है और अफेक्ट करती है बच्चों को जब वो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी, तो मैम यहाँ पर आपने क्या देखा अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से हम डिफरेंट कर सकते हैं जो हमारे अदर स्टूडेंट्स होते हैं? देखिए, उन्हें कुछ तो डिफरेंट हैंडलिंग चाहिए जी, क्योंकि जब हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन्हें, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके साथ उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे जी कि जिन बच्चों को डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसकैल्कुलिया हो, जो तीन मेन तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके साथ क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की जा सकती हैं जिससे कि उनके लिए जो उनका लर्निंग एक्सपीरियंसेस हों वो सक्सेसफुल रहें। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। The process of identifying and helping students with learning disabilities. The process involves the following steps: screening, assessment, remediation and considerations. तो जब हम ये तीनों को देखते हैं, the role of professionals in this, teachers are involved in screening, psychologists and specialists do the assessment, special educators will do remediation, teachers जो हैं classroom teachers, they are the ones who are involved in providing considerations and modifying teaching strategies. तो जब हम ये जितना भी मैंने आपको ये स्लाइड्स दिखाए हैं उसके बेसिस पे अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें कि आइडेंटिफाई कैसे होते हैं ये बच्चे, सबसे पहले इनकी स्क्रीनिंग होती है। वो तब होती है जब क्लासरूम में टीचर्स को समझ आने लगता है कि देयर आर सम चिल्ड्रन हु डिस्पाइट having very good intellectual abilities, being very bright, are not able to learn things as well, as quickly
as others can. So then they begin to doubt कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन बच्चों में. तो उसके बाद वो स्क्रीनिंग, वो प्रोसेस हम उसे स्क्रीनिंग कहते हैं, क्योंकि फिर वो रेफरल लेके जाते हैं स्कूल काउंसलर्स और स्कूल साइकोलॉजिस्ट के पास, जहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद उन बच्चों को असेसमेंट्स के लिए रेफ़र किया जाता है. और ये असेसमेंट्स की जाती हैं एक क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, या फिर कुछ स्पेशलिस्ट्स. अगर आप देखें कि हैंड राइटिंग में इशू है तो आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे असेसमेंट के लिए. अगर कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं तो आप एक काउंसलर को, एक साइकोलॉजिस्ट, और कभी कभी ADHD के होने पे हम साइकाइट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं. तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट करके हमारे लिए एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं. उसके बेसिस पे देयर आर रिकमेंडेशंस दैट आर मेड फॉर दोज स्टूडेंट्स, और वो रिकमेंडेशंस को लेके एक पूरी टीम जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, प्रिंसिपल, द टीचर्स और भी जो लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं असेसमेंट में, वो लोग मिलके एक IEP तैयार करते हैं, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम. और उस IEP में सब तरह की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि किस एरिया में इश्यूज़ हैं और उसको किस तरह से डील किया जाना चाहिए. इस IEP के बेसिस पे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो पूरी टीम के साथ में एक प्रोग्राम तैयार करके फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, जिसे कहा जाता है रिमीडिएशन और कंसिडरेशंस. रिमीडिएशन के लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, वो स्पेशली ट्रेंड होती हैं स्पेशल एजुकेटर्स. और जो कंसिडरेशंस हैं, अब ये हम मानते हैं कि इन बच्चों को इश्यूज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको सब हर तरह की उसमें आपको जो जिसे हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं वो सब गायब हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इश्यूज़ हैं, इसलिए हम उनकी रेमेडी करने के लिए हर तरह की उन्हें सपोर्ट सिस्टम तो देते हैं. तो कुछ हमें कंसिडरेशंस क्लासरूम में उनके लिए देनी पड़ती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम, या फिर अगर हम देखें कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर्स ऑल्टर कर देंगे, थोड़ी नई तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, तो ये सब काम होता है क्लासरूम टीचर का. अब क्लासरूम टीचर्स ये प्रोवाइड कर सकती हैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ. इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, जैसे रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, या मैथ में प्रॉब्लम है, वो जो स्पेशल ट्रेनिंग है, जो स्पेशल वो आप सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स के थ्रू उनको दिलवा सकते हैं. तो इसलिए वो रेमीडिएशन में स्पेशल एजुकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पर आपने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कही कि हम ऐसे बच्चों के लिए जब भी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो उसमें या तो उनके क्वेश्चंस हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है. एक चीज़ मैं यहाँ पर समझना चाहूँगा कि अगर क्या ऐसे बच्चों में, जैसा कि आपने अपनी बात के दौरान कहा कि इनमें इंटेलेक्चुअली ये किसी भी तरह से कम नहीं होते हैं और ये नॉर्मल एक प्रोग्रेस कर सकते हैं जितना, आपने क्या देखा, आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में जो आप क्वेश्चंस को इजी करते हो, क्या इनसे कहीं इनके मेरिट में आप कम करने की कोशिश तो नहीं होती है? नहीं, वो नहीं होता है. ये जो कंसिडरेशंस है बहुत सोच समझ के दिए गए हैं. ये मान के दिया जाता है कि जो जिस तरह की प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी है उसको थोड़ा सा काउंटरैक्ट करने के लिए कुछ तो उन्हें एडवांटेज देना पड़ता है. और एक बात ये होती है कि जब तक एग्ज़ाम्स के टाइम्स आते हैं बच्चों में इतना वो मोटिवेशन ख़त्म हो चुका होता है, उनका सेल्फ एस्टीम इतना लो होता है कि उसको वापस फिर से उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए इस तरह की कंसिडरेशन ज़रूरी होती है. ये सेल्फ एस्टीम लो होने के पीछे वजह सिर्फ वही लेबलिंग या इस तरह के कुछ फंडे होते हैं जो उनको फेलियर. आप ये देखिए, अगर आप हर बार रीडिंग करने के लिए खड़े होते हैं क्लास में और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और बाकी के बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अब तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन जब टीचर्स को पता नहीं होता है तो वो भी थोड़ा बहुत जोर से बोल देती हैं कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम रहने दो. मैथ्स में सम्स गलत हो रहे हैं, तुम्हें तो लिखना नहीं आता, या तुम्हें बोर्ड से कॉपी करना नहीं आता. तो ये जो फेलियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बच्चे में एक किस्म से एक हीन भावना हो जाती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ. तो जब हम उन्हें ये इस तरह के कंसिडरेशंस देते हैं तो उस ये तो इट्स एज सिंपल एज कि अगर आपको दिखाई नहीं देता है ठीक से तो आप चश्मा लगाएंगे. डेफिनेटली. तो वो कंसिडरेशंस उस तरह का काम करते हैं कि वो जो उन्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए
ये थोड़े से एक्स्ट्रा हेल्प देकर के बच्चों की जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली हम उनको स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे कि क्लास में अपने आप को डिप्रेशन न फील करें, अपने आप को पीछे न फील करें, और वो आगे बढ़ करके आप एक फुल एनर्जी के साथ में अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आगे बढ़ें। एब्सोल्युटली। और उसी दौरान उन्हें टाइम मिल जाता है स्पेशल एजुकेटर्स को उनके उन स्किल्स पे काम करने का जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो नहीं है उनमें। तो धीरे धीरे दोनों तरफ से जब ये दोनों चीजें उनको मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ कॉन्फिडेंस आता है, कुछ उनमें वो मोटिवेशन आती है कि हाँ हमें करना चाहिए क्योंकि हम कर सकते हैं और हमारी टीचर्स का सपोर्ट है। तो फिर वो आप कुछ टाइम में देखेंगे कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बाय द टाइम वो अपना एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स क्लास तक पहुंचते हैं उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती है इतनी हेल्प की, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि अगर हम एक थोड़ी सी उनको मोटिवेशनल एंगल पे हम लेकर के आगे चलते हैं तो एक टाइम ऐसा भी हमारे सामने आता है जहां पर कि उनको इस तरह के किसी भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है और वो नॉर्मल बच्चों के साथ में कम्पीट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, खास करके क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पज ऐसे बच्चों को एक कॉमन बच्चों के स्टैंडर्ड में ला करके खड़ा करना होता है। एब्सोल्युटली। और स्टैंडर्ड के अलावा एक आप ये देखिए आजकल इंक्लूजन इज accepted, inclusion is the way forward. हम ये कहते हैं कि इंक्लूड करें, तो इंक्लूड करने के लिए हमें उनको हेल्प तो देनी ही है। उसके बिना सिर्फ एक लिप सर्विस करने से कोई फायदा नहीं है कि हाँ इंक्लूड करेंगे, हमने एक बच्चे तो रख लिए हैं ऐसे उनको एडमिशन भी दे दी है लेकिन हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, इससे उनकी सेल्फ एस्टीम और लो हो जाती है। तो ये दोनों तरफ से काम होना चाहिए, क्लासरूम में भी सपोर्ट हो और एक स्पेशल एजुकेटर जो उनको ट्रेनिंग स्किल्स की ट्रेनिंग, जैसा कि आपने कहा कि एक टीम एफर्ट होना चाहिए, इसमें हम हर एक एंगल से साथ में लेकर के तब आगे चलेंगे। जी एब्सोल्युटली। व्हेन वी लुक एट रेमेडिएशन इट लिटरली मीन्स, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, इट लिटरली मीन्स टू रेमेडी समथिंग and implies that something that is not working properly needs to be put right. Who does it? Usually it's qualified and trained specialists in the area of learning disabilities. These days you have super specialization in the field. तो इस remediation करने के लिए special educators की special training की जाती है। आजकल बीएड करते हैं स्पेशल एजुकेटर्स, जिसमें उन्हें ना सिर्फ असेसमेंट और स्क्रीनिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उन्हें हर तरह से बहुत सी रेमेडियल अप्रोचेस से फेमिलियर करवाया जाता है। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बच्चों के साथ काम किया जाए, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है ताकि वो समझ पाएँ कि किस तरह से हर डिसेबिलिटी, अब आप देखिए तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक डिसेबिलिटी नहीं, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत तरह के अलग तरह की डिसेबिलिटीज, अलग तरह के अलग टाइप्स और काइंड्स की बात अगर हम करें, अब यहाँ पर रुचिका एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने बीएड में जो ट्रेनीज हैं हमारे उनको इस तरह की प्रॉब्लम से सेंसिटाइज करने की बात कही है। थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा कि चूंकि बीएड के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अलग अलग जो डिसेबिलिटी के फील्ड्स हैं उनमें बीएड कराया जाता है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगा कि जो नॉर्मल स्ट्रीम में जो लोग बीएड कर रहे हैं, क्या उन जो कि लार्जेस्ट नंबर ऐसे ही लोगों की होती है जो बीएड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को भी हम इस तरह की कुछ जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं उनसे हम सेंसिटाइज कराते हैं? क्योंकि उनको भी तो इस तरह का, आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ये चाहती है कि सारे के सारे बच्चे एक साथ में पले बढ़ें और आगे चल करके देश का नाम रोशन करें। तो क्या ऐसे बीएड प्रोग्राम्स में भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर रहे हैं? हमारी तो कोशिश है कि किया जाए लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं होता। यह है कि जिन कॉलेजेस में इतनी सेंसिटिविटी है, जहाँ पे प्रोफेसर्स अवेयर हैं, तो वो स्पेशल वर्कशॉप्स रख देते हैं। फिर वो एलडी के स्पेशलिस्ट को बुला के उनसे एक छोटी सी वर्कशॉप करवाएंगे जस्ट टू मेक देम अवेयर। लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, जितने जिस लेवल पर नहीं हो रहा है, अभी कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके लिए हमें पूरा अपना बीएड का जो स्ट्रक्चर है उसे ही बदलना करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी लार्ज स्टेप की बात है, लेकिन जरूर है कि ये उम्मीद की एक किरण है, आगे चल करके रंग जरूर लाएगी। पहला स्टेप तो ले लिया गया है, तो वर्कशॉप से हम धीरे धीरे होपफुली कोर्स भी पूरा उनके साथ कर पाएंगे। ये बीएड स्पेशल एजुकेशन में, उसके अलावा आजकल सुपर स्पेशलाइजेशंस भी हैं।
आप अगर चाहें तो आप सिर्फ डिसलेक्सिया में स्पेशलाइज कर सकते हैं। अभी इसका इतना इंडिया में नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप बाहर से कोर्सेज करके आए तो आप उसमें सुपर स्पेशलाइज भी कर सकते हैं, सिर्फ रीडिंग डिफिकल्टीज में। कुछ लोग सुपर स्पेशलाइज करते हैं सिर्फ डिस्कैल्कुलिया में। तो उससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा हमें उसमें इंसाइट मिलती है कि आप और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। सो ये वेरियस कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। सो व्हेन वी लुक एट स्पेशल एजुकेटर्स, जो एलडी में स्पेशलिस्ट हैं वो किन एरियाज में, जब आप एरियाज की बात करते हैं, द एरिया ऑफ डेफिसिट्स, इफ यू लुक एट लर्निंग डिसेबिलिटीज, इफ वी वर टू पुट इट इन द सेंटर, इट अफेक्ट्स एकेडमिक्स which includes reading, writing and maths, language as well, then ADD, ADHD, cognition, perception, memory, language, social emotional, motor skills and coordination, and metacognition. अब जब हम इन एरियाज की तरफ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस होता है कि जो कि मैनिफेस्ट होता है, द वन दैट इज़ मैनिफेस्टेड, जो हम सबको नज़र आता है, वो है कि बच्चे रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैथ्स में सम्स नहीं कर पा रहे हैं, या राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल डेफिसिट एरियाज़ हैं, मेमोरी, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंग्वेज इटसेल्फ में प्रॉब्लम हो सकती है, थिंकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, ADD यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या ADHD विद हाइपर एक्टिविटी, उसमें वो भी एक इशू हो सकता है। आप देखें तो सोशल इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके सेल्फ एस्टीम की वजह से और कांस्टेंट फेलियर की वजह से। मेटाकॉग्निशन, जो कि अब एक एरिया है जिसमें हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारी लर्निंग से जुड़ा हुआ है कि हम कैसे सीखते हैं और हम कैसे स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं आगे पढ़ने की। तो इस पे भी आजकल जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो बहुत काम करते हैं। ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें अवेयर करवाना कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके लिए क्या वर्क करता है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में पास होने के लिए, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो उसमें हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो ये एक फील्ड है जो बहुत डेवलप हो रहा है। Remediation is usually done one-on-one with a specially trained professional. It's based on assessment, is derived from the needs and deficit areas, has specific goals and targets, is monitored and tested. हम जिसे remediation कहते हैं वो generally जब हम उसे देखें तो isolation, one-to-one situations में किया जाता है। ग्रुप वर्क जनरली अवॉइड किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बच्चे के स्किल्स जो डेफिसिट्स हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। जी जी। तो उसको आइडेंटिफाई करके आप उस पर काम करते हैं। धीरे धीरे हम उन बच्चों को ग्रुप में इंक्लूड करना शुरू करते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट रुचिका, ये जो आपने बताया कि 1-to-1 हम इस तरह के बच्चों की ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे क्लास में पढ़ते रहते हैं, सिर्फ इस तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजी जब उनके साथ में अप्लाई होती है बच्चों को एक ट्यूशन की तरह से हम कह लें कि उनको सेपरेटली क्लास से अलग जा करके उनको इस तरह की चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। जी हाँ, बहुत से स्कूल्स हैं जो कि अब एक रिसोर्स रूम ज़रूर रखते हैं जिसमें आपके स्पेशल एजुकेटर्स के पास बच्चे जाते हैं उस पर्टिकुलर लेसन में। जी। एक मॉडल जो इंक्लूजन का मॉडल है, उसमें अब स्पेशल एजुकेटर क्लासरूम में भी जाते हैं जी। जहाँ पे उनको लगता है, जहाँ टीचर्स को लगता है कि नहीं ये क्लास में बच्चा रह सकता है, लेकिन साथ में अगर स्पेशल एजुकेटर हो थोड़ी हेल्प करने को तो उसमें उनको हेल्प मिल जाती है। लेकिन शुरुआत में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि 1-on-1 बेसिस पे किया जाए, जहाँ मिनिमल डिस्ट्रैक्शन हो और जो बहुत फोकस्ड काम हो, जिससे कि बच्चे के थोड़ा बहुत स्किल्स जब आने शुरू हो जाते हैं तो हम उन्हें थोड़े से बड़े ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम ये कह रहे हैं कि इन बच्चों को क्लासरूम में सर्वाइव करना है तो फिर इनको बाकी बच्चों के साथ ही काम करना सीखना आना चाहिए। बहुत आसान होता है एक रूम में बंद करके जहाँ डिस्ट्रैक्शंस ना हो वहाँ पे पढ़ा पाना। मुश्किल वहाँ होती है इन बच्चों की ज़्यादातर जहाँ इनको 20-25 लोग और बच्चों के साथ बैठना पड़े, जहाँ पे और बहुत कुछ चल रहा हो क्लास में, बाहर भी अंदर भी, और उस डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करके भी फोकस कर पाना। तो हम धीरे धीरे कोशिश ये करते हैं, आइडियल सिचुएशन होती है कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाए।
बच्चों के ग्रुप के साथ में एक ये सिचुएशन हो सकती है कि बच्चे को इस बात का लगे कि सभी का सेंटर ऑफ फोकस मेरी तरफ है, सभी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर हम क्लास में इस तरह की रीडिंग करते हैं और कुछ लिखते हैं, अगर उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे हंसेंगे। इस तरह की जो एक फीलिंग बच्चों से है और उसको दूर करने के लिए हम उसको एक सेपरेट एटमोसफियर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कि उनकी जो डेफिसिट्स हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनको हम वर्कआउट करके दूर करते हैं। जी, और ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं, जो भी कुछ भी करवा रहे हैं। एक ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग होती है, कॉन्स्टेंट असेसमेंट भी स्पेशल एजुकेटर्स उस पर पूरा चेक रखती हैं कि अगर मैंने ये स्किल सिखाने हैं तो वो बच्चे ने कब कितने टाइम में सीखे हैं, कितने सीख लिए हैं, तो उसकी असेसमेंट भी वो साथ साथ करते रहते हैं ताकि फीडबैक दे सकें और अगले टारगेट्स और गोल्स सेट कर सकें। अगर हम अब इंडिविजुअली देखना शुरू करें, सो डिसलेक्सिया, द फोकस शुड बी ऑन टीचिंग रीडिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें से कुछ मेन जो हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल क्लूज, सिलेबिकेशन, ब्रेकिंग अ वर्ड, हाईलाइटिंग, कीवर्ड्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यूज ऑफ मल्टी सेंसरी टेक्निक्स टू टीच रीडिंग। ये सब जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिन्हें माना गया है कि वो जनरली काम में आती हैं बच्चों के और सक्सेसफुल रह चुकी हैं। इन पे काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है और उसके बाद ये देखा गया है कि ये वाली स्ट्रैटेजीज यूज़ करने से बहुत चेंज आ जाता है बच्चों की रीडिंग में। और आप ये सोचिए कि जिस बच्चे को इतनी डिफ़िकल्टी है कि वो वर्ड सामने हो और वो उसे बिल्कुल रिकग्नाइज ना कर पाए, उसको वहाँ से शुरू करवाना और उसको उस स्टेज तक लाना कि वो अपनी क्लासरूम के साथ रीडिंग कर सके, तो वो एक बहुत ही केयरफुली ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। और बहुत से फॉर्मल सिस्टम्स भी हैं रीडिंग सिखाने के, जो आप चाहें तो आजकल आपको वेबसाइट पे सब मिल जाते हैं। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जो टीचर्स इंस्टिंक्टिवली यूज़ करती हैं, और गुड टीचर्स एंड गुड स्पेशल एजुकेटर्स विल यूज़ देम वेरी इंस्टिंक्टिवली, कि एक एक बच्चे की वो इश्यूज समझ के उसको फिर उसको इस्तेमाल करके और उसमें हेल्प कर पाते हैं। सो इफ़ यू लुक एट स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग रीडिंग, when working on reading, depending on the problems faced by the students, one or all levels will require special intervention. It will be word recognition, the speed of reading, and comprehension. What do the strategies mean? Contextual clues. This means training the child to focus on the context when reading. They often don't realize they read wrong words because of lack of awareness of the context. This would require the child to go back and forth on what they have just read. तो अगर हम देखें कि रीडिंग, जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं, जो कि बेसिकली एक रीडिंग डिफ़िकल्टी है जिसमें बच्चों को वर्ड रिकग्निशन में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो एक वर्ड नहीं पहचानते हैं। जब वो वर्ड सामने CAT कैट है तो उसे वो कैट नहीं कह पाते हैं, उस वर्ड को नहीं पहचान पाएंगे। या फिर स्पीड, वो इतना धीरे धीरे रीड कर रहे हैं कि उनको वहाँ तक पहुँचने में, उस वर्ड तक पहुँचने में, वो पूरा वर्ड पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो एक एक लेटर रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम बहुत वेस्ट होता है रीडिंग में। और तीसरी तरह की डिफ़िकल्टी जो डिसलेक्सिया में होती है वो है कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट यू रीड यू डोंट अंडरस्टैंड। आप पढ़ लेते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट, लेकिन उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन किया जाए तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चंस। तो इसके लिए जब हम वर्ड रिकग्निशन की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मानी जाती है डिफ़िकल्टी, उसमें हम एक स्ट्रैटेजी जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल क्लूज, यानी कि एज अ वर्ड इम्प्लाइज जो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं, जो बैकग्राउंड है उसे समझ पाना। तो एक स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम बच्चों को फोकस करवाते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो उसे दोबारा पढ़ो, उसे आगे पीछे जाके पढ़ो। यू नो, वन ऑफ द थिंग्स दैट टीचर्स टेंड टू डू इज, इवन पेरेंट्स डू दिस, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड। दैट इज़ दैट जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो एक गलत वर्ड पढ़ जाते हैं, हम उसे इमीडिएटली करेक्ट कर देते हैं।
तो आप उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, आप उस बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं कि वो उस वर्ड को ठीक कर पाए, आप उसे ठीक करते चले जा रहे हैं. सो व्हाट द चाइल्ड इज नॉट डूइंग इज यूजिंग देयर थिंकिंग स्किल्स और एनी स्ट्रैटेजीज कि वो उस वर्ड को दोबारा पढ़ के या किसी भी तरह से उसे पहचान पाए. और धीरे धीरे एक डिपेंडेंस बन जाती है कि आप ही वो वर्ड प्रोवाइड कर देंगे, तो वो वेट करते हैं. मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं और बोल देंगे कि मुझे नहीं पता ये वर्ड क्या है. और एज मदर्स एंड एज टीचर्स, क्योंकि हमें इतनी जल्दी होती है, हम वो वर्ड इमीडिएटली, अरे ये तो कैट है, और गलत पढ़ा तो भी नहीं ये कैट है, तो उस तरह से हम उनको फिर मौका नहीं देते हैं. ये आपने जो अपने स्लाइड के थ्रू यहाँ पर हमको समझाया कि दे ऑफन डोंट रियलाइज, ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, और हमारा पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि उन्हें खुद इस बात को रियलाइज करें, वो बच्चे के अंदर में इस बात की रियलाइजेशन आए कि उन्होंने कहीं पर मिस्टेक करी है और उसको इम्प्रूव करना है. जी जरूर. और इसके लिए उन्हें टाइम देना बहुत जरूरी है. अगर हम ये, if you look at this example, if the words are the door jars and the window creaks, the child reads the door jars and the window croaks. Now what would you do in this case? The remedial teacher would ask the child to go back and read the complete sentence again and then try and pause and see if it makes sense. If you have a difficulty in reading, what will end up happening is that you're in such a hurry to read. आपको इतनी जल्दी हो रही होती है कि आप पढ़ के ख़त्म करते चले जाएं, तो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं. और बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि उन्होंने गलत वर्ड पढ़ दिया है. जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया था, तो वो गलत वर्ड पढ़ दिया, आपने या तो जंप करके उसका वर्ड करेक्ट कर दिया या फिर उसे जाने दिया. तो एज अ स्पेशल एजुकेटर एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप रुकिए और बच्चे को रोकिए और उन्हें कहिए एक बार फिर से पढ़ो. तो जब वो वापस जाके उसे पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिए डिड नॉट मेक एनी सेंस, उसका कोई मतलब बना, तो वो अपने आप फिर से उसे पढ़ेंगे और चांसेस हैं धीरे धीरे वो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे और दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, दोबारा पढ़ करके अपनी कमियों की तरफ अपना फोकस कर लेंगे. तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट किस तरह से हमको इस बात को समझा रही है कि अगर बच्चे में किसी तरह की पढ़ने से रिलेटेड डिफिकल्टी है, अगर बच्चा किसी तरह की मिसिंग कर रहा है, तो उसे आप करेक्ट न करें, बल्कि उस बच्चे को ही इस बात का अवसर प्रदान करें, उस बात को, जिससे कि बच्चा समझे कि उसने मिस्टेक कहाँ पर करी है. इससे रिलेटेड हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का ध्यान उस तरह की प्रॉब्लम पर जाए कि कहां पर वो किस तरह की मिस्टेक कर रहा है. हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की रीडिंग डिसेबिलिटी को किस तरह से दूर कर सकते हैं. आप बने रहिए नवशिखा चैनल के साथ. चल गया वीडियो.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर और इस बात पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट रुचिका सचदेव जी हैं, जो कि हमको बता रही हैं कि बच्चों में अगर लर्निंग से रिलेटेड रीडिंग से रिलेटेड अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम किस तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद बच्चों में इस तरह की कमी को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप चाहें हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सलाह मांगना, कोई भी सुझाव देना, अगर आप चाहें कोई क्वेश्चन पूछना तो आपका स्वागत है। आप कॉन्टैक्ट करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर। साथ ही हमारा फ़ोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609 जिस पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हम जाने के पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जहाँ पर कि हम अगर बच्चे को पढ़ाते रहते हैं तो हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या तो कहीं हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि नहीं अब यहाँ पर गलत हो रहा है, इसको सही करो और आगे चलो। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग एटीट्यूड है एक्सपर्ट के लिहाज से कि अगर बच्चे में हमें उस तरह की प्रॉब्लम को रिमूव करना है तो बच्चे को ही रियलाइज़ करने का मौका दिया जाना चाहिए कि ये कहाँ पर गलत हो रहा है और इसको सही करके क्या होना चाहिए। और क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, contextual clues के बाद let's look at some of the other strategies. Syllabication and breaking a word into parts. Syllabication, what is it? It involves developing awareness about how many parts are there in a word. For example, cat has a single syllable, table has 2, and chair has 1. Special educators help students with dyslexia to identify the number of syllables in a word using various strategies like clapping, beating a rhythm, marking on paper. So how can this be done? Every syllable has a vowel in it. Once the student learns to recognize these, it becomes easy to decode a word to read it. Table has te and bul. Blackboard has 2 syllables, black board. Cinderella, Cinderella. Leaves. So if we look at this, this is a very interesting strategy. और surprisingly बहुत कम बच्चे और यहाँ तक कि बहुत कम टीचर्स को पता होते हैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना। जब हम शुरू में बच्चों को रीडिंग सिखाना शुरू करते हैं तो हम उसे काफ़ी बोरिंग बना देते हैं ये बोल के कि C-A-T cat या C-A-T cat। हम कहते हैं कि आप अगर एक्चुअली रीडिंग प्रोसेस देखें तो जब बच्चों को अवेयरनेस होती है साउंड्स की तो वो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से डील कर पाते हैं। एक जिसे हम सिलेबिकेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं, उस स्ट्रैटेजी में आप हम लोग अगर मैं आपसे ये स्ट्रैटेजी अभी इस्तेमाल करवाऊँ तो अगर मैं कहूँ कैट तो आप उतनी बार क्लैप करेंगे तो कैट क्या आप कर सकते हैं? No. कीजिए। No. Yeah. कैट मीन्स 1 syllable। अगर मैं कहूँ टेबल पे क्लैप कीजिए, चलिए ट्राई कीजिए अमित जी, लेट्स ट्राई। टेबल, ये हो गए 2 syllables। और अगर हम चेयर पे ट्राई करें तो चेयर, ये एक सिंगल syllable है। सिलेबल्स में क्या होता है कि एक वावल साउंड ज़रूर होती है उसमें। अब अगर आप चेयर में देखें तो उसमें वो सिंगल साउंड है, वो ए जो है, तो इसलिए वो सिंगल सिलेबल साउंड बन जाती है। कोई और अगर आप वर्ड खुद सोच के मुझे बताइए, हम उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। क्या? एलिफेंट। एलिफेंट? ओके, ट्राई कीजिए, चलिए लेट्स ट्राई इट। एलिफेंट, या ओके, एलिफेंट। देखिए, जब हम सिलेबिकेशन बच्चों को सिखाते हैं तो हम उन्हें बहुत लंबा खींच के वर्ड नहीं सिखाते कि आप उसे खींच के बोलिए, अननेचुरली बोलिए। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि बच्चों को बहुत वो एंजॉय भी करते हैं ये सीखने में और वो बहुत कुछ डिस्कवर करते हैं। हम लोग बहुत बार शुरुआत करते हैं, स्पेशली जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, कि आप अपने नाम का पहले सिलेबिकेशन करना सीखिए, तो उसी में आपको समझ आ जाएगी कि कितने सिलेबल्स हैं। ये किसका नाम था? सॉरी, आपका। तो आपके नाम में 2 सिलेबल्स हैं क्योंकि उसमें वावल्स 2 जगह आते हैं। तो हम इस तरह से स्ट्रैटेजी, इसे इस तरह से नहीं तो आप टेबल पे बीट करके भी इस तरह की स्ट्रैटेजी को सिखा सकते हैं।
और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें बुक में मार्क करना सिखाते हैं कि आप अच्छा आपने टेबल लिखा, उसको टेबल जैसे मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया उसके सिलेबल्स मार्क कर लीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चों को अवेयरनेस आने लगती है कि एक वर्ड में कितनी साउंड्स हैं और वही साउंड्स वो यूज़ करके उसको फिर रीडिंग कर सकते हैं। तो ये उसमें उनको बहुत हेल्प मिलती है और जहाँ वो अटक जाते हैं तो वो उसके सिलेबल्स उस तरह से बोल के, और बाद में हम जब स्पेलिंग की बात करेंगे तो हम देखेंगे ये स्ट्रैटेजी स्पेलिंग में भी बहुत काम आती है। How to break words into smaller words. Students learn to find smaller words in the big ones. जैसे international has inter, nation or shun in it. Students with dyslexia do much better at recognizing words when they can find familiar words within large and new words. अब अगर हम एक चीज़ जो बहुत नोट की जाती है कि जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है, जब आप उनके सामने लंबे वर्ड्स रख देंगे, बड़े बड़े वर्ड्स, वो एकदम से घबरा जाते हैं और वो उसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना अनफेमिलियर बड़ा सा वर्ड होता है। तो हम उन्हें ये स्ट्रैटेजी सिखाते हैं कि आप इस वर्ड को ब्रेक कीजिए, इसमें छोटे वर्ड्स ढूंढिए जो वर्ड आपके लिए फेमिलियर है, एंड अज्यूमिंग कि आपने एक बच्चे को TION इस शन सिखा दिया हुआ है, तो जब वो शन वर्ड कहीं पे भी आता है आप उस पर सिर्फ पॉइंट करके कहते हैं कि ये तुमने सीखा हुआ है, इसकी क्या साउंड है, इसका क्या है, तो वो फिर वो अपने आप बच्चा उसको रिकग्नाइज करता है, ओह यस दिस इज शन। सो दैट्स हाउ दे लर्न एंड दे आर एबल टू देन फाइंड स्मॉलर वर्ड, और एक वो बड़ा सा वर्ड जो उनको जिससे उनको डर लग रहा था उससे डर लगना बंद हो जाता है। सो ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू स्मॉलर वर्ड्स इज वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी। So how do word attack strategies help? These help students to decode, pronounce and understand unfamiliar words. They help the students to attack words piece by piece or from a different angle. आपने उनको इस तरह की strategies सिखा के उन्हें आप एक power देते हैं, अपने learning के ऊपर power, जिससे कि वो आगे उसे यूज़ करके एक सक्सेस, दे स्टार्ट फीलिंग सक्सेस बिकॉज दे आर फाइनली एबल टू रिकग्नाइज वर्ड्स, दे आर फाइनली एबल टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड देन दे आर एबल टू यूज दोज स्ट्रैटेजीज टू मूव ऑन। टीचिंग phonics. Almost 75 to 80% students with dyslexia have trouble with phonics skills and phonological processing. Phonics and phonological skills are the building blocks to learning to read. They have trouble with identifying correct vowel sounds or the combinations of vowels and the sound they produce. This then results in wrong sound symbol associations and then wrong reading of words. When we look at children with learning disabilities, especially children with dyslexia, something that we've noticed across most populations that we have assessed, these children are not able to associate the right sound and right symbol, which means अगर E है तो उसकी sound generally जो first sound हमें बच्चों को सिखाते हैं वो ए, as in egg or as in elephant, और वो ये sound recognize नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर हम कैट सिखाते हैं तो वो उसको बहुत बार कट पढ़ेंगे क्योंकि वो यू की जो साउंड है उसे नहीं पहचानेंगे या ए की साउंड जो ए है उसे नहीं पहचानेंगे। सो फोनिक्स इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसी भी स्कूल में अगर आप प्री स्कूल में चले जाते हैं, जब बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है तो सबसे पहले उन्हें ये वावल साउंड से फेमिलियर करवाया जाता है, और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं रीडिंग सिखाने के, साउंड सिंबल एसोसिएशन सिखाने के, फोनिक्स सिखाने के। आप जो भी यूज़ करें उसमें बेसिक रूल्स वही रहते हैं, और जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो ये साउंड्स उन्हें याद नहीं रहते हैं, बार बार सिखाने पे वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर टीचर्स थोड़ी सी अलर्ट होती हैं तो वो सबसे पहला साइन यही देख लेती हैं कि ये बच्चा रीडिंग इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये शुरू में उसको साउंड्स और वो सिम्बल्स जो एसोसिएशन है वो नहीं वो कर पा रहे हैं। तो उसी पे हम लोग फिर वर्क करते हैं, और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो एक स्पेशल प्रोग्राम फॉलो करेंगे उसे,
कि उनको फोनिक्स स्किल्स उनके फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इसमें there are many ways of doing it, but I'm just going to look at one or two formal programs जो हैं। एक है Orton Gillingham program of reading. This is also called the multi-sensory method for reading. It emphasizes the phonetic aspect of language. This method teaches reading letter sounds in isolation with considerable amount of practice in blending. The instructional format is highly repetitive. The teacher combines reading with writing activities and relies heavily on drill techniques. The materials that a teacher uses are phoneme drill cards, phonetically regular word cards, syllable concept cards, stories, etc. If we look at this program, ये एक बहुत tried and tested program है और बहुत से लोग इससे familiar भी होंगे। इस प्रोग्राम में बेसिकली ये उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं, बेसिकली जो डिसलेक्सिक है, और ये इतना सक्सेसफुल रहा है कि काफ़ी मेन स्ट्रीम में भी इसे यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट बहुत से मेन स्ट्रीम के फोनिक्स प्रोग्राम इस पर बेस्ड रहते हैं। ये एक बहुत ही फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोग्राम है जिसमें हम शुरुआत करते हैं साउंड और सिंगल साउंड्स और उनके जो सिंबल्स और साउंड्स हैं उनको एसोसिएट कैसे किया जाता है। तो आपके पास कार्ड्स रहेंगे, आप एक एक कार्ड बच्चे को दिखाएंगे, उस कार्ड पे लिखा होगा बी, तो आप उस बी के साथ बच्चे को सिखाएंगे दिस इज बी, इट मेक्स अ साउंड ऑफ ब। तो उस तरह से पूरे आपके 26 लेटर्स इनिशियली, और उन्हें बार बार दोहराया जाता है क्योंकि रेपिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच देम। तो उसको बार बार रिपीट करेंगे टीचर्स, और इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स बच्चों को पुल आउट करते हैं क्योंकि बहुत क्लियर है कि ये इतनी उनको इन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है कि वो क्लासरूम की रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें फिर से हमें साउंड सिखानी पड़ती हैं। तो वो कार्ड्स उन्हें रिपीट करवाए जाते हैं, दिस इज़ ब, दिस इज़ ए, दिस इज़ ए। तो वो बार बार रिपीट किया जाता है, दिन में चाहे 2-3 बार किया जाए। जब वो साउंड सिंबल एसोसिएशन हो जाती है उसके बाद डबल साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, उसके साथ एक साउंड और अटैच कर दी जाएगी और दोनों का साउंड बा या बे। तो किस तरह से वो प्रोसीड करते हैं। टीचर्स रिलाई करती हैं कार्ड्स के ऊपर इसमें, जिसमें सिंगल साउंड कार्ड्स होते हैं जिन्हें हम फोनीम्स भी कहते हैं। फिर उसमें सिलेबल कार्ड्स होंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, सिलेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद वर्ड कार्ड्स होते हैं जिस पे वर्ड्स लिखे रहते हैं, और फिर अल्टीमेट स्टेज पे सिंपल स्टोरीज होती हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो रीडिंग में हेल्प करती है बच्चों को। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसीड्स। स्टूडेंट्स बिगिन विद रीडिंग सिंगल साउंड्स, then they learn grouping sounds, and from there they move to reading words. So what, like I just explained, इसमें सबसे पहले बच्चे सिंगल साउंड सीखते हैं, उसके बाद उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ग्रुप्स में ये होता है कि जैसे सी और ए का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, तो उतना लिखा होगा। तो एक बार बच्चे ने क सीखा, उसके बाद सी और ए का कॉम्बिनेशन क्या सीखा, और जो थर्ड स्टेप होगा उसमें वो सीखेंगे कैट, वो पूरा वर्ड लिखा होगा। तो इस तरह से प्रोसीड किया जाता है इस पूरे प्रोग्राम में। पहले लेटर वाइज हम ब्रेक कर देते हैं। पहले सिर्फ एक सिंगल लेटर के साउंड उनको सिखाई जाती है, बाद में उस सिंगल लेटर के साथ में अदर लेटर्स को अटैच करके एक कंपोजिट साउंड जो निकलती है उसको करते हुए फिर हम वर्ड्स की तरह। और ये इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और बहुत रेपिटेटिव प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि एक बार ये साउंड हो जाएगी उनकी फाउंडेशन इसमें, तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है बच्चों के लिए, उनके लिए रीडिंग और आसान हो जाएगी। और एक बहुत ही फेमस जिसे अब हम कहते हैं मेथड है VAKT। दिस स्टैंड्स फॉर विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल। ये मेथड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रेस फर्नॉल्ड। इट्स बेस्ड ऑन द बिलीफ that students learn best through multimodality input and output,
and this is a method that caters to all learning styles. How does it work? Select the word that needs to be taught, write it on a paper that will provide the texture that is different. Sandpaper with crayon, etc. It could be anything. Student and teacher work together with the teacher leading and the student repeating. And the following 4 stages are followed. Student traces the word as the teacher says it, repeating after her. Student attempts to copy the word and says it again. Student attempts at least 3 times to get it right. And the 4th step is about weaning the students away. तो अब हम अगर बात करें VAKT की, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि अब इंटरेस्टिंगली मेन स्ट्रीम में बहुत इंट्रोड्यूस हो चुका है. बहुत ज़्यादा टीचर्स इसे यूज़ कर रही हैं क्योंकि हम ये मानने लग गए हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि अलग अलग तरह के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं. कुछ बच्चे हैं जो सुन के समझते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जब तक वो रीडिंग नहीं करेंगे या पिक्चर्स नहीं देखेंगे, उन्हें समझ में नहीं आता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अब जब तक हैंड्स ऑन काम ना हो, जिनको हाथ से एक्सपेरिमेंट्स करके या उस तरह से वो सीखते हैं, और कुछ टैक्टाइल यानी कि टच करके. तो अगर हम ये सारे मोडालिटीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे VAKT कहा जाता है, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल. इस तरह की रीडिंग में ये चारों टेक्निक्स एम्प्लॉय की जाती हैं. हम चारों मोडालिटीज़ को डील करते हैं. तो आप एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उस कार्ड के ऊपर आपने जो वर्ड सिखाना है बच्चे को वो आप लिख लेंगे, और वो एक अलग टेक्स्ट, ताकि उसको टेक्सचर अलग से मिले, उसकी फील अलग से आए, तो हम अलग तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे. जैसे सैंड पेपर यूज़ किया, क्रेयॉन से लिख दिया. आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं ये कुछ भी यूज़ कीजिए ताकि वो वर्ड अलग से जब उसे टच किया जाए तो उसकी एक अलग से फील आए, उसे ट्रेस किया जा सके. जब वो वर्ड आपने उसको, जब आप कार्ड वो बच्चे को दिखाएंगे तो वो बच्चा अपने फिंगर उस वर्ड पे शुरुआत में टच करेगा. जैसे हमने मान लीजिए कैट ही सिखाना हो तो हमने कैट लिखा हुआ है सैंड पेपर से, उसकी थोड़ी सी रफ टेक्सचर होती है तो वो एकदम से अलग से फील आती है उसकी. तो बच्चा सी के स्टार्टिंग के ऊपर उंगली रखेगा और आप जैसे ही बोलेंगे कैट, वो बच्चा उसे आपके साथ अपने फिंगर से ट्रेस भी करेगा और उसको कैट वो बोल भी रहा है. तो इस तरह से हमने 3 चीज़ें तो इमीडिएटली एम्प्लॉय की हैं, जिसमें ऑडिटरी भी है, विजुअल उसे दिखाई दे रहा है और वो उसे टच कर रहा है. इसके इमीडिएटली बाद वही आपके पास एक शीट रखी होगी जिस पे बच्चा वो पेंसिल से उसको लिखने का अटेम्प्ट करेगा, तो वो किनेस्थेटिक भी इन्वॉल्व हो जाता है. तो आपने चारों मोडालिटीज़ यूज़ करते हुए एक वर्ड सिखाया और वो कार्ड अलग रख दिया जाएगा. जब तक मास्टरी नहीं होती है आप उस वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप दूसरा वर्ड लेंगे. तो इस तरह से अगर आपने 10 वर्ड सिलेक्ट किए, उसके बाद वो 10 सिखाने के बाद एक अलग जगह रखे चले जाते हैं. उसके बाद आप उन वर्ड्स को किसी तरह भी यूज़ कीजिए, चाहे उसकी स्टोरी बनाइए, उसको बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि वो एक बार मास्टरी आ जाएगी तो फिर उनके लिए आसान हो जाएगा उस वर्ड को बार बार पहचान लेना. और ये एक टेक्निक ऐसी है जो अब बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है. द नेक्स्ट स्टेप्स, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फेड आउट द मोडालिटीज़ while reading begins to develop. The student is slowly weaned away from tracing and hearing the teacher say the words. In the final stages, the student begins to recognize the words as they are put in front of him or her through practice and recall. This strategy works very well to teach sight words. अब जो sight words होते हैं उन्हें सिखाना आसान नहीं होता है, और एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो sight words भी ब्रेकअप करके सिखाने की कोशिश करते हैं. साइट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 75% रीडिंग उसी से होती है. वर्ड्स लाइक द, इज़, एम, आर, विद, इवन वर्ड्स लाइक टुमारो, टुडे, द नेम्स ऑफ कलर्स. तो हम ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आते रहते हैं. जी. और जब अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट 75% उसमें वो वर्ड्स होंगे
जो आप हर रोज देखते हैं। जी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नए हैं, जो थोड़े लंबे हैं, जो जिन्हें आपको पढ़ने में टाइम स्पेंड करना पड़े। तो ये वर्ड्स की रिकग्निशन सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है वो इन्हीं में अटक जाते हैं और इनकी वजह से उनकी स्पीड कम होती है। तो VAKT एक ऐसा तरीका है जो उसको सिखाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप साइट वर्ड्स कभी भी फोनिक स्किल्स के थ्रू नहीं सिखा सकते हैं। अगर आपने ब्यूटीफुल सिखाना है तो आप उसे ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, आप उसे बी आ ऊ टी फुल करके नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें साउंड्स अलग हैं और वो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अलग है। और ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो स्पेशली इन वर्ड्स के लिए ये तरीका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रेसिंग करने से उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है, तो वो फिर आसानी से रिकग्नाइज करने लगते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग साइट वर्ड्स। Some more strategies that help in reading: use of picture clues, color coding the words. If a child has difficulty with a particular sound, color code those letters or sounds as they appear in words. This would help in remembering the correct sequence of letters in words. अगर हम ये दो strategies देखें, तो पहले अगर हम color coding की बात करते हैं, आपने देखा स्लाइड में मैंने O और U को अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इससे क्या होता है कि जब वो बच्चा वो बार बार वो साउंड देखता है और उसको पता है, आपने सिखाया कि O U का आउ साउंड है, लेकिन उसे बार बार प्रैक्टिस में लाने के लिए आप वो वर्ड्स एक पैसेज में दोबारा यूज़ करेंगे और उसको कलर कोड कर देंगे। तो जब भी उस पर नज़र जाएगी अलग से, उसकी साउंड एकदम से क्लिक करेगी कि इसका तो आउ साउंड है, तो वो जहाँ भी आएगा तो वो उसे उस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। इस तरह से आप हाईलाइट कर देते हैं एक पर्टिकुलर साउंड, स्पेशली जब आपने आइडेंटिफाई किया हो कि इस साउंड में मुश्किल है, या जब आप स्पेलिंग भी सिखाना चाहें तो भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है। पिक्चर क्लूज बहुत हेल्पफुल रहते हैं शुरू में रीडिंग सीखते टाइम, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे वर्ड्स एक ही बार में देख के बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं। तो हम जब कैट सिखाते हैं तो हम शुरू में कैट वर्ड के साथ कैट का एक छोटा सा वो पिक्चर बना देंगे या फिर एक उसका कैरिकेचर सा बना देंगे, तो क्या होता है कि इमीडिएट रिकग्निशन होती जाती है। सो अगर आपने सिखाना हो द कैट सैट ऑन अ मैट, कैट के साथ एक कैट बना हुआ, मैट के साथ एक मैट की पिक्चर बनी हुई है, और धीरे धीरे जब हम उसको हटाते चले जाते हैं, वो कैट की पिक्चर हटा देंगे और रिकग्निशन उसकी होती जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ रीबस, जिसको हम पिक्चर क्लूज जो कहते हैं उन्हें हम रीबसेस कहते हैं। ये रीडिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। सो ये दो स्ट्रैटेजीज भी काम आती हैं रीडिंग के लिए। खास करके आपने जो बताया कि यहाँ पर वर्ड्स को किस तरह से अगर किसी साउंड में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो अगर हम उसको हाईलाइट कर देते हैं तो इस तरह के साउंड जहाँ पर भी आते हैं बच्चे को, चाहे वो रीडिंग के टाइम पर, चाहे राइटिंग में भी, जैसा कि आपने बोला कि स्पेलिंग में भी ये काम करता है, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट रुचिका जी हमको बता रही हैं कि बच्चे में जहाँ पर अगर साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक खास स्ट्रेटजी को अपना करके बच्चे का ध्यान उस पॉइंट पर फोकस किया जा सकता है, जिससे कि उस चीज को प्रोनाउंसिएशन करते समय बच्चा ज्यादा कॉशियस हो सके और अपनी गलती को सुधार सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. La 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 la. This is Neeraj. La la हवा धीरे धीरे चल रही। He plays many instruments. सुनो जो कहानी He loves Mohammad Rafi and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें सुन। He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी
आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter, she loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, और इस सब्जेक्ट पर रुचिका जी हमको बता रही हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजीज को अपना करके हम अपने बच्चों को एक ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं टीचिंग रीडिंग के से रिलेटेड और राइटिंग से रिलेटेड। अब हम इनसे और कुछ इस तरह की टेक्निक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप कॉन्टैक्ट करेंगे हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, हमारा फ़ोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी बताएं, आप कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर रही थी जहाँ पर कि हमारे बच्चों को अगर साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनको इस तरह के ट्रिक्स को यूज़ करना चाहिए। जी एक और स्ट्रैटेजी देखते हैं। Write different letters in capitals. This is especially helpful
when dealing with tough sounds, when they are highlighted, it is easier for a child to remember to read each one. ये स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो पढ़ते समय ठीक से पढ़ते नहीं हैं और गलत पढ़ जाएंगे और ध्यान नहीं देते हैं. तो हम अगर कुछ डिसोनेंस क्रिएट करते हैं, आप देखिए अगर आपको सब कुछ एक जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप उतना ध्यान नहीं देते हैं. थोड़ा सा हम लोग केयरलेस हो जाते हैं रीडिंग में. लेकिन अगर कुछ अलग अलग तरह से लिखा हो, कुछ लेटर्स एक वर्ड में कैपिटल्स में लिखे हुए हैं, कुछ लोअर केस में हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा उन वर्ड्स को पढ़ने के लिए. तो ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए बहुत काम आती है जो कि जल्दबाजी में पढ़ते हैं, जिनका जो अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं. इस स्ट्रैटेजी से उनको रुक के थोड़ा ध्यान दे के फिर पढ़ना पड़ता है. तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं और फास्ट रीडिंग के चक्कर में कई बार मिस स्पेल्ड कर देते हैं, कुछ वर्ड्स को ठीक से नहीं पढ़ते हैं या पूरे वर्ड को स्टार्टिंग में पढ़ लिया, लास्ट की चीज को छोड़ दिया. इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. तो जब आप इस तरह से बीच में कैपिटल लेटर्स डाल देंगे एक लोअर केस वर्ड में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दिमाग में और आपको फोकस थोड़ा और देना पड़ता है. जी. तो वो ये स्ट्रैटेजी उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है. ये थी हमारी स्ट्रैटेजीज उसके लिए जो वर्ड रिकग्निशन में काम आती हैं. लेट्स लुक एट समथिंग दैट हेल्प्स इन टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन. टीचर मेक्स एंड डिस्कसेस एंटिसिपेटरी क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट. दिस प्राइम्स और प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर व्हाट इज टू कम. Before actually jumping into reading, spend time in discussing what can be expected from the reading of the name of the chapter. Understand the summary of the story. Build a background for the incoming information by getting children to think about something related to what they will read about. Very important, because what happens is when we read, we rarely read the name of the story. And a lot of children will start immediately from reading जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर. हाँ, वो स्टोरी नहीं पढ़ते हैं. उसके बाद स्टोरी का कुछ टाइटल नहीं पढ़ते हैं. उसके बाद जब आप उन्हें एक छोटी सी समरी जनरली दी होती है इमीडिएटली टाइटल के नीचे, बहुत से बच्चे वो भी नहीं पढ़ते हैं. तो जब हम रीडिंग शुरू करवाते हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर, हम लोग इनफैक्ट स्टोरी जनरली इमीडिएटली शुरू भी नहीं करते हैं. जब हम कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम बहुत उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं. उसके लिए बैकग्राउंड क्रिएट कीजिए, उसके लिए बच्चे के रियल लाइफ से उसको एसोसिएट कीजिए, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछिए कि जिससे उसको पढ़ने के लिए वो इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि हमको इस तरह की बात कि ये क्या है, मुझे इसके बारे में पढ़ना है. अभी रिसेंटली मैं एक बच्चे के साथ वो होमर का लिखा हुआ है द ऑडिसी. अब ये पुराना क्लासिक है. अब जाहिर है कि सब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उसे, लेकिन आप उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट कराइए कि इसमें एक स्टोरी है एक ऐसे हीरो की जिसकी लाइफ में जर्नीज़ थी और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नीज़ थी. आप इंटरेस्टिंग जर्नी पे गए हैं और आपने जब बच्चों से क्वेश्चनिंग शुरू की तो वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं. आप कभी ग्रीस गए हो, अब कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो कहेगा कि हाँ मैं गया हूँ, या आपने कभी शिप में ट्रैवल किया है. तो जब हमने ये इस तरह का इंटरेस्ट बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया तो ऑलरेडी एक जिसे हम कहते हैं माइंड सेट हो जाता है कि ये मुझे ये पढ़ने वाला हूँ मैं और मुझे इस पे फोकस करना है. तो वो एक हम कॉम्प्रिहेंशन को पहले से ही उसके लिए बच्चे को तैयार कर देते हैं. और अभी हमने स्टोरी पढ़नी शुरू भी नहीं की है. फिर हम टाइटल पे फोकस करेंगे कि ये टाइटल से तुम्हें क्या लगता है, इसमें क्या होगा, इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, या फिर किस तरह के एडवेंचर्स हो सकते हैं इसमें, इस टाइटल से किस तरह की स्टोरी हो सकती है. तो जब आप इस तरह का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं स्टोरी शुरू करने से पहले, तो एक बच्चा प्रिपेयर्ड रहता है कि आगे क्या आने वाला है. Teach the students self-questioning techniques. They question themselves about the main idea and who, what, why, how, when, where. Teach them summarizing techniques, how to make a summary of a paragraph and then slowly about the entire chapter. Help them to use guessing strategies by reading the other words, sentences around a given word or sentence. They learn to try and guess what the difficult word or sentence means.
So when we look at these strategies, one of the most important thing is कि questions किस तरह से किए जाते हैं. आंसर तो बहुत बच्चे दे लेते हैं, हम उन्हें शुरू में क्वेश्चंस भी करवाना सिखाते हैं. इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है SQ3R या 4R भी है, उसमें पहले बच्चों को सर्वे करना सिखाया जाता है कि आप पूरा चैप्टर एक बार देखो, पढ़ो नहीं बहुत, लेकिन उसकी मेन हेडिंग्स देखो, सब हेडिंग्स पे फोकस करो और पिक्चर्स को देख के अब आप क्वेश्चंस बनाओ, अपने लिए क्वेश्चंस करो कि इसमें क्या क्या हो सकता है. उसके बाद हम उसे रीडिंग करेंगे. सो व्हेन वी डू दैट, आपने उसे प्रिपेयर कर दिया बच्चे को कि वो रीडिंग के लिए तैयार है. और जैसे जैसे वो पढ़ते चले जाते हैं, हम उनके लिए क्वेश्चंस बनाते हैं. सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं दोज दैट लोकेट इंफॉर्मेशन. जैसे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु वेंट ऑन दैट एडवेंचर, वेयर डिड ही गो, व्हेन डिड ही गो. जब आप ये वेयर व्हेन क्वेश्चंस जो ये हो जाते हैं की वर्ड्स क्वेश्चंस के, और हम उसके साथ रिलेटेड सिखाते हैं बच्चों को कि जब आप व्हेन क्वेश्चन आएगा तो उसका क्या मतलब है. उसका मतलब है आपको टाइम से रिलेटेड कुछ ढूंढना है आंसर. जब वेयर वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको क्या ढूंढना है आंसर. उसके आंसर के लिए आपको जगह के लिए, इट शुड बी रिलेटेड टू अ प्लेस. So this is how we then teach them how to look for answers, how to start comprehending what they're reading. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे और उसका फिर आंसर ढूंढते हैं. एक बार ये लेवल के क्वेश्चंस उन्हें समझ में आने लगे तो फिर हम नेक्स्ट और हायर लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग पे जाते हैं. वो लेवल होती है जिसे हम इन्फरेंशियल कहते हैं. जब आपने क्वेश्चन पूछा वाई, अब वाई का आंसर बहुत ऑब्वियसली नहीं होता है और बहुत से बच्चे जिन्हें डिस्लेक्सिया है वो वाई क्वेश्चंस नहीं ढूंढ पाते हैं. तब उन्हें सिखाते हैं वाई मतलब कहीं जहाँ पे कुछ हुआ है, कोई रीज़न इन्वॉल्व है और उसमें बिकॉज होगा, उसमें कॉज भी होगा और उसमें इफ़ेक्ट भी होगा. तो आप उस तरह के इंसिडेंट्स ढूंढिए. आपके वाई क्वेश्चंस वो, जब आप हाउ क्वेश्चंस पूछेंगे, हाउ डिड ही मैनेज टू फाइंड हिज वे आउट ऑफ दैट प्लेस, सो दैट मीन्स आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा. जो आपको दिया गया है उसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा. और उसके बाद हम एक और भी हाई लेवल की क्वेश्चनिंग करते हैं जिसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसमें बच्चे कैरेक्टर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं. हम उनसे बात करेंगे कि आपको ये कैरेक्टर कैसा लगता है और क्यों लगता है. क्योंकि ये बहुत आसान होता है दैट सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, लेकिन वो क्यों थी. सिंड्रेला वॉज अ काइंड गर्ल, वाई डू यू थिंक शी वॉज काइंड. द स्टेप मदर वॉज वेरी वेरी अनकाइंड. और आप उसके लिए फिर रीजंस ढूंढते हैं. तो हम इस तरह के उनको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देके उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे उन्हें आंसर्स को ढूंढा जाए, आंसर्स को फ्रेम किया जाए, जिससे कि उनके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जो वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में. और समराइजिंग इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू डू. अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सिंड्रेला की स्टोरी समराइज़ कीजिए तो आप मुझे 2 सेंटेंसेस में वो बता पाएंगे कि उसमें क्या हुआ था. बेसिकली समरी होती है कि जो आपने सीखा है उसको कम से कम शब्द यूज़ करते हुए आप उसे एक्सप्लेन कर सकें. लेकिन ये देखा जाता है कि जिन बच्चों को डिस्लेक्सिया होता है उनके लिए ये जो होता है समराइजिंग, ये थोड़ा मुश्किल होता है. तो हम उन्हें किस तरह से उन्हें स्टेज बाय स्टेज ले जाके, पहले हम शुरू करते हैं एक पैराग्राफ से. हम उन्हें सिखाते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या है, बाकी सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, मेन आइडिया ढूंढिए. फिर वो मेन आइडिया की 2 सपोर्टिंग डिटेल्स ढूंढिए. तो जब हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिखाते हैं उसके बाद हम उन्हें धीरे धीरे पूरा चैप्टर की और फिर हम पूरे बुक की किस तरह से उसे समराइज़ किया जा सके. नहीं तो आप उनसे समरी पूछेंगे, वो आपको पूरी स्टोरी सुना देंगे, फिर ये हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ. तो उसमें कहीं पे वो जो एक मेन जो आइडिया है उस स्टोरी का वो लॉस्ट हो जाता है और वो उसको फिर ना तो कन्वे कर पाते हैं ना समझ पाते हैं. सो इस तरह की डिफ़िकल्टी के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं. If we start looking at strategies for teaching children with dysgraphia now, children with dysgraphia will have difficulty in the following areas: handwriting, spelling, grammar, and written expression. जैसा हमने देखा कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो रिकग्नाइज्ड हैं
वो डिसलेक्सिया है, वो रीडिंग से रिलेटेड होती हैं। लेकिन रीडिंग के अलावा राइटिंग में भी स्पिल ओवर इसका बहुत रहता है, और थोड़ा सा कम रिकग्नाइज्ड जिसे हम कहते हैं रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स या फिर डिस्ग्राफिया। इसमें 4 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हैंड राइटिंग, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से जिन्हें हम सो कॉल्ड नॉर्मल बोलते हैं, उन बच्चों में भी ये इश्यूज़ हैं। हैंड राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्पेलिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन्हें, या फिर ग्रामर बोलते टाइम बिल्कुल करेक्ट ग्रामर यूज़ करेंगे, लेकिन जब वही लिखेंगे तो वो सब गलत लिखा होगा। ग्रामर टेंसेस गलत हो जाते हैं उनके, प्रेपोजिशंस गलत यूज़ करेंगे। और रिटन एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, राइटिंग क्रिएटिवली, अलग अलग टॉपिक्स पे लिख पाना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही एक बहुत ज़रूरी हॉलमार्क है कि जिन बच्चों को रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स या डिस्ग्राफिया होता है, उनको बोलने में वर्बली इनफैक्ट दे आर एक्सट्रीमली गुड। वो हर चीज़ वर्बली बहुत अच्छी तरह कन्वे करते हैं, और वो आपको इनफैक्ट ये भी कहेंगे, कैन आई टेल यू द आंसर, और कैन आई टेल यू द स्टोरी। लिखने के बजाय वो इस बात की कोशिश करते हैं कि हमसे सुन लीजिए। जी, हमसे सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, आप जो कहते हैं वो सुन लीजिए, लेकिन लिखने को मत कहिए, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है। जब हम स्पेलिंग की बात करते हैं तो बहुत बार वो गलत स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे मुझे इस वर्ड की स्पेलिंग बताना, तो वो आपको ओरली बिल्कुल ठीक बता देंगे। लेकिन जब आप उनसे कहेंगे अच्छा तो पढ़ो तुमने क्या लिखा है, तो वो उसको गलत पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो राइटिंग में और स्पीकिंग एबिलिटीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो इसीलिए हम उन्हें पहचानते हैं एज दोज हु हैव रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। अगर हम हैंड राइटिंग की बात करें तो there are many activities that we do at home which are extremely helpful in building gross motor and fine motor skills necessary for handwriting. These include for building shoulder strength and movement, cleaning the blackboard, sweeping or swabbing the floors, writing in the air using the large movement of the arm, drawing big circles. Very interestingly, हैंड राइटिंग के असेसमेंट जो करते हैं वो जनरली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। वो जब हम कहते हैं कि इस बच्चे को हैंड राइटिंग में इश्यूज़ हैं, तो हम उन्हें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, वो उसकी असेसमेंट भी करेंगे, और सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट वो आपको बताएंगे कि इनको ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम है या फाइन मोटर में प्रॉब्लम है। और उसके बाद एक लंबा चौड़ा सा आपको एक प्रोग्राम दे देंगे, जो आपको जिसके लिए आपको उनके पास एक्सरसाइजेस के लिए भी जाना पड़ेगा, और इक्विपमेंट यूज़ करवाएंगे वो, जो कि आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट नेसेसरी, बट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू वेरी इजीली एट होम और स्कूल में और घर में, ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हैंड राइटिंग में बहुत सुधार होता है। और ये इतनी सिंपल है कि आप कभी ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन आप वो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते हैं। अब अगर हम शोल्डर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, और शोल्डर स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है हैंड राइटिंग में, क्योंकि हम लिखते तो हाथ से हैं, और वो भी हम पिंसर ग्रास्प यूज़ करते हैं सिर्फ। लेकिन होता क्या है कि शोल्डर से आपका एंकर बनता है पूरी हैंड राइटिंग के लिए। जब तक आपका ये स्टेडी नहीं होगा, ये कुछ भी आपका फिर उस तरह से काम नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं शोल्डर को। तो उसके लिए जितने भी आप लार्ज मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं हैंड्स की, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एक बड़ी बास्केटबॉल लेके उसको कैच और थ्रो करें उससे, तो उसमें आपका पूरा शोल्डर इन्वॉल्व होता है। क्लास में अगर आप उन बच्चों को जिनको पता है, आपको पता है कि इनको हैंड राइटिंग में इश्यूज़ हैं, या आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने कहा है इन्हें इस तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उन्हें आप ब्लैक बोर्ड रब करने के लिए, तो उसमें पूरा आपका शोल्डर यूज़ होता है जब आप रब करते हैं वो इरेज़र लेके। फिर आप और भी इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइज है घर में आप चाहें तो, जिसे हम स्वीपिंग, स्वॉबिंग या झाड़ू और पोछा लगाना हो, वो मूवमेंट में भी आपका पूरा शोल्डर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं बच्चों को अगर खेल खेल में करवाई जाएं कि लेट्स प्ले, लेट्स प्रिटेंड वी आर डूइंग दिस, लेट्स प्रिटेंड वी आर क्लीनिंग द हाउस, तो उसमें एक झाड़ू देके अगर आप क्लीनिंग अप करवाएं कि नहीं आज तुमने थोड़ा गंद ज़्यादा डाला खेलते हुए, चलो इसको साफ़ करते हैं। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ यूज़ करें तो उससे शोल्डर्स में बहुत हमें स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें हमने और अगर हम देखें तो
scribbling, painting or paper stuck on the wall, action rhymes or songs, playing a racket game, playing with a ball, catching and throwing. तो अगर हम घर में एक या स्कूल में भी दीवार पे एक पेपर चिपका दें और फिर हम उसके बाद एक बड़ा सा पेंट ब्रश बच्चे के हाथ में दें, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं पेंटिंग करना, उनके हाथ में एक बड़ा सा पेंट ब्रश दीजिए, पेंट में डिप कीजिए और उन्हें कहिए अब इस पे वॉल्स पे पूरा अपने शोल्डर यूज़ करते हुए पूरा आर्क बनाइए, रेनबो बनाओ, तो उससे आप उनके पूरे शोल्डर को मूवमेंट दे रहे हैं। उसके अलावा हाथ से सर्कल्स ड्रॉ करना हवा में, लेट्स मेक अ बिग सर्कल, या फिर चलिए आज हम हाथ से बड़े बड़े वो मूवमेंट से बटरफ्लाई बनाते हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, आप पूरा शोल्डर यूज़ कर रहे हैं और उसकी पूरी एक्सरसाइज हो रही है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस शोल्डर्स के स्ट्रॉन्ग होने में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रेशर जब बच्चे उस पर डालते हैं राइटिंग के टाइम पे, वो थोड़ा सा ईज अप हो जाता है। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज, ये कुछ हैं जो, और अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद से इतनी एक्सरसाइजेज समझ में आएंगी कि अरे ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग अल्टीमेटली। इसमें अगर हम एक चीज़ और देखें कि रैकेट गेम्स हैं जैसे टेनिस, इवन टेबल टेनिस टू सम एक्सटेंट, जब स्पेशली जब बच्चे शुरू में खेलना शुरू करते हैं, बैडमिंटन जिसे हम कहें बच्चे में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हाँ, और उसमें क्या होता है कि आपका पूरा शोल्डर यूज़ होता है, हर तरह से आप स्विंग करते हैं, तो वो एक अच्छी गेम है, आपके बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और उसके साथ उसका एक ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप हो रहा है जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा। उसके बाद हम आते हैं रिस्ट मूवमेंट्स पे। फॉर इम्प्रूविंग रिस्ट मूवमेंट्स, pouring liquids, using spoon to transfer dal, cereals from one container to the other, coloring, kneading the dough, playing with dough, scribbling, tracing on different objects, stencil outlines, painting with hands, threading beads, using a lock and key, folding. So when we look at these, some of these exercises, again, ये सब चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं। आप अगर दो ग्लासेस लें, एक में पानी भरा हो और उसको आप दूसरे में पोर करेंगे तो उसमें आपके रिस्ट यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है, एक तो गेम चल रहा है, बच्चे को समझ में आ रही है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन आप ये आप स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं उसकी, क्योंकि अब हम शोल्डर से धीरे धीरे नीचे रिस्ट तक आ गए हैं, हमें ये भी डेवलप करना है। सो उसमें वो उसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर आप उन्हें एक जार देंगे खोलने के लिए, जिसके लिए भी ये मूवमेंट चाहिए, तो जब ये मूवमेंट यूज़ होगी, या लॉक एंड की खोलने के लिए तो भी ये मूवमेंट, तो आप जब थोड़ा सा फोकस करके देखना शुरू करेंगे कि ऐसी कौन सी मूवमेंट्स हैं जिसमें आपका रिस्ट इन्वॉल्व होता है, आप उन्हें पहले हमने कहा कि एक बड़ा पेपर लगा दीजिए वॉल पे, अब हम कहेंगे कि थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट करते चले जाइए। जहाँ रिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे आपके जो ब्रश है उसमें पूरा शोल्डर यूज़ होने की बजाय रिस्ट यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो आप रिस्ट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप और थोड़ी से सोचें कि जिसमें आपको स्पून की ज़रूरत पड़ती है, अब स्पून को आप लेके स्पून से चीज़ उठाएंगे, दूसरे में डालेंगे, तो आपका फिंगर्स तो है लेकिन उसमें रिस्ट बहुत इन्वॉल्व होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव टू लिफ्ट एंड पुट इट इन समथिंग। सो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, उठाना, रिस्ट हाथ से उठा के किसी जगह पे रखना, तो थ्रेडिंग करना, बीड्स को डालना उसमें, तो इसमें आपके पूरे रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिससे कि रिस्ट थोड़ी स्ट्रांग होती हैं। और एक बार ये स्ट्रांग होंगी तो आपका ये जो जब आप लिखने के टाइम पे जो बच्चे जिस तरह से लिखना शुरू करते हैं वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। Some more fine motor activities: sorting of rajma, dal, rice, stacking blocks, holding a glass with different quantities of water, buttoning and unbuttoning, open and close lids, eating rice with a spoon, breaking a roti with hand, opening and closing hooks, tearing and sticking activities, shelling peas and ground nuts. जब हम ये फाइन मोटर एक्टिविटीज़ देखते हैं तो ये भी सब आपके पास मटेरियल्स आपके घर में, आपके क्लासरूम में अवेलेबल हैं। अगर आप स्पून से छोड़ के अब आप हाथ से अगर एक एक दाना चूज़ करेंगे, आपने मिक्स दाल सीरियल्स दे दी
उसमें से कहा कि आप राजमा इसमें से निकाल के दूसरे कंटेनर में डालो, आप ये यूज़ करेंगे, आपकी ये वाली मूवमेंट अब आ जाएगी। इसके अलावा अगर हमने एक वो ऐसे लिड्स वाले आते हैं जिसको आप यूं पकड़ के खोलते हैं, उसमें भी आप फिंगर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका फिंगर की स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी उसमें आ रही है। जो छोटी बॉटल्स होती हैं, कोक की बॉटल है, उसका जो ऊपर से कैप जब आप घुमाएंगे तो आप ये वाला मूवमेंट यूज़ करेंगे। तो ये वाली मूवमेंट्स हैं, हल्की कलरिंग करना, थोड़ा बहुत अगर एक वो पतली मोटी नीडल जो आती है उससे थोड़ा सा कढ़ाई का काम, क्रॉस स्टिच इंट्रोड्यूस करना, रोटी तोड़ना। बच्चों को हम कहते हैं आप अपने हाथ से रोटी तोड़ो, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि बच्चे गंदा करेंगे, हाथ से खाना, क्योंकि आपकी ये इन्वॉल्वमेंट है हाथ की, हाथ से रोटी तोड़ना, पेपर टेयर करना, उसको फिर उसको स्टिक करना। स्टिक करने के लिए आपको फिंगर्स यूज़ करनी पड़ेंगी उसको दबाने के लिए। तो जब ये एक्टिविटीज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगे, या दाल लेके एक पिक्चर में दाल चिपकाना, और उसमें भी आप यही यूज़ करेंगे ताकि उसमें अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये हैंड राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि ये आपकी अब ये वाली ग्रास्प, अगर आप और कुछ सोच सकते हैं, बटन लगाना, हुक्स तो आजकल शायद इतने वो नहीं होते हैं, लेकिन हुक्स वाले स्पेशली अगर आप तैयार करवा लें, हुक खोलने के लिए आपको फिंगर डेक्सटेरिटी का यूज़ करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर में ही कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अगर हम देखें कि हमारे घर के किचन में ही हमारी मदर्स जो हैं अगर कुछ काम कर रही हैं, बच्चों से छोटा छोटा अगर सहयोग लें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जितना आपने बताया वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है। बच्चे में एक इंटरेस्ट तो होता ही है, माँ को एक हेल्प मिलती ही है, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट पर्पज़ यहाँ पर बच्चे की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं हमको हेल्प मिल रही है। जी जी। तो इसके साथ साथ जब हम हैंड राइटिंग की और फिर बात करते हैं, जब ये स्किल्स बिल्ड हो जाते हैं तो फिर हम एक्चुअली उनको पेपर पेंसिल टास्क पे लाते हैं। कलरिंग करवाना शुरू करेंगे, कॉपिंग शुरू करेंगे। एक बार आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर उनके लिए वो मूवमेंट फॉलो करना आसान हो जाता है। हैंड राइटिंग के बहुत से प्रोग्राम्स, फॉर्मल प्रोग्राम्स भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना देखिए, क्योंकि स्कूल्स का अपना एक प्लान होता है और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो गलत है या नहीं है, हमें बहुत बार वही फॉलो करना पड़ता है। तो उस प्रोग्राम को थोड़ा फॉलो कीजिए, फॉर्मेशंस क्लियर करवाइए। और हैंड राइटिंग में जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो जनरली साथ बैठ के काम करते हैं। हमने बहुत बार ये देखा है कि टीचर्स सोचते हैं हैंड राइटिंग का काम है, चलो तुम एक पेज हैंड राइटिंग करके मुझे दिखा देना, लेकिन उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है कि आप कैसे पोस्चर ठीक करते हैं, पेंसिल ग्रास्प जो है उसको ठीक करते हैं, क्या बच्चा एंगल ठीक से उसने कॉपी कर रखा हुआ है या नहीं, कहाँ से लेटर शुरू हो रहा है, ये सब चीज़ें देख के साथ बैठ के करवानी पड़ती हैं, तब जाके धीरे धीरे एक वो पैटर्न बन पाता है। और हम लोग ये कहते हैं कि आप एक जो कन्फ्यूजन है, प्रिंट करना चाहिए या फिर कर्सिव या प्रिंट छोड़ के हम लोग जॉइंट हैंड राइटिंग की बात करते हैं, जिससे कि एक ये प्रूवन रिसर्च है कि जब आप जॉइंट हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो आपका एक रिदम बनता है, वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो उससे आपको फिर वो जो पैटर्न बन जाता है वो फिर आप कभी भूलते नहीं हैं। और जब आप प्रिंट करते हैं तो आप एक लेटर लिखते हैं, फिर हाथ उठाते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो कोशिश ये रहती है कि जॉइंट हैंड राइटिंग में बच्चे लिख पाएँ। पूरी कर्सिव राइटिंग की जो पूरी तरह से खास करके रोजगार, जिसमें बहुत सारे जो बुक्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि एक दो सेंटेंसेस किसी खास स्टाइल में लिखे होते हैं, बच्चों को नीचे वहाँ पर कॉपी करने के लिए स्पेस बने होते हैं। इसको आप कितना यूजफुल देख रही हैं, खास करके ये अपनी इस राइटिंग डिसेबिलिटी को अगर हम ध्यान में रखें तो? एक्चुअली अगर आप वो देखें तो उसमें कर्सिव हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत कर्व्स होते हैं, उसमें लेटर फॉर्मेशन थोड़े से उसमें कर्व्स डाले होते हैं, लूप्स बहुत होते हैं। हम लोग ये कहते हैं क्लैरिटी के लिए आप लूप्स छोड़ दीजिए, सिर्फ जॉइन करना सिखाइए बच्चों को वर्ड्स, और एक करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू कीजिए। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें कम से कम लूप्स हों, जिसमें कम से कम वो कर्व्स हों। वो बाद की बातें हैं, वो कैलीग्राफी बच्चे बाद में सीख लेंगे, पहले फॉर्मेशन करेक्ट करना सीखें।
तो उस तरह की बुक्स यूज़ करनी चाहिए। जी हमें बिल्कुल अंधी दौड़ में पीछे नहीं भागना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। हमें हमारा ध्यान मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे बच्चे के लिए सूट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट हमें बता रही है कि किस तरह से हम बच्चों के अंदर में जो राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि अगर हम बच्चों के थ्रू हम उसको परफॉर्म कराते हैं तो बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है और इस तरह के प्रोसेस से गुजरने के बाद में निश्चित रूप से राइटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको खत्म किया जा सकता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद में इस चर्चा को जारी रखेंगे। The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट्स पर, जहां पर कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे में किस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, और उस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट रुचिका जी से अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, हमारा फ़ोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609, जिस पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी आपने बताया कि कुछ डिफरेंट छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कि कराने के से बच्चों में उस तरह के जो उनके फिजिकल पार्ट्स हैं जहाँ पर कि एक ज़्यादा ताकत उनको मिलती है, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उस तरह से हमारी जो राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमको मदद मिलती है। इस तरह की और कौन सी टेक्निक्स ऐसी हो सकती हैं जो कि बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने में मदद दे सकें? जी, हैंड राइटिंग के बाद चलिए देखिए स्पेलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत से बच्चों जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें होती हैं, और काफ़ी तो स्पिल ओवर होता है डिसलेक्सिया का भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी रीडिंग ठीक नहीं होगी, आपके प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी है, तो वो स्पेलिंग में तो आएगी ही। सो व्हेन वी लुक एट स्पेलिंग, फॉर टीचिंग स्पेलिंग many different approaches are advocated, but some that work include using the phonetic approach at the initial stages. This works since it includes writing simple 3 to 4 letter words and getting familiar with sounds. So a child learns to write CAT by using phonic skills. तो जो हम स्पेलिंग की बात करते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज्ड अप्रोच है उसे फोनेटिक अप्रोच कहते हैं। अल्टीमेटली ये कितनी सक्सेसफुल रहती है ये डिपेंड करेगा कि आप कब ये अप्रोच छोड़ के और दूसरी अप्रोचेस इसके साथ यूज़ करना शुरू करेंगे। बिकॉज अगर हम देखें तो स्पेलिंग एक विजुअल एक्टिविटी है फोनेटिक से ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे स्पेल करके बताइए ब्यूटीफुल, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी ब्यूटीफुल वर्ड की, आपको फोनेटिकली याद नहीं आएगा वो वर्ड। उसी हिसाब से कैट जैसा सिंपल वर्ड भी पहले हमारे माइंड में, ब्रेन में इमेज बनती है, विजुअल इमेज। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पेलिंग एक विजुअल एक्टिविटी है फोनेटिक एक्टिविटी से ज़्यादा। लेकिन अर्ली स्टेजेस जब स्पेलिंग में इश्यूज होते हैं तो हम उसमें फोनेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप बच्चों को रीडिंग सिखा रहे होते हैं क एट कैट, आप उन्हें साथ ही क एट का CAT कैट भी सिखा रहे हैं, तो वो साथ साथ कुछ टाइम तक ये अप्रोच रीडिंग और राइटिंग दोनों में यूज़ होती है। और इस तरह से बच्चे सीखते हैं राइट कैट, सो दे विल डू क इज C A एंड T। सिमिलरली आप इस तरह से जितने भी 3 लेटर वर्ड्स हैं या फिर 4 लेटर वर्ड्स लाइक बैंड, तो आप ब A N D करके बैंड सिखा लेंगे। तो ये अप्रोच लाइक आई सेड इनिशियल स्टेजेस में बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ी और अप्रोचेस की, इन विच वर्ड फैमिलीज, वंस द चाइल्ड बिगिन्स टू गेट द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, it's a good idea to switch over to learning about word family. So the special educator may then teach him or her to write words that have ER in them, letter, driver, roller, etc. OA in them like broad, road, etc. So if we really look at this strategy, जिसे हम word family strategy कहते हैं, what happens in this strategy is कि आप वर्ड फैमिलीज सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितने वर्ड्स फोनेटिक अप्रोच से सिखा पाएंगे। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें एक फेमिलियर स्पेलिंग होती है, फेमिलियर पैटर्न जिसे हम कहते हैं, और जिन्हें हम वर्ड फैमिलीज कहते हैं टेक्निकली। जब ये आने शुरू होते हैं हमारे वर्ड्स में, तो हम उन्हें फिर एज वर्ड फैमिलीज सिखाते हैं। तो अगर आपने ER वाले वर्ड सिखाने शुरू किए तो आप बहुत से ऐसे वर्ड सिखाएंगे जो बच्चे जिसमें ER होता है। और इसको अगर आप फर्दर डेवलप करें तो इस स्ट्रैटेजी में हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं, हम बच्चों से वो वर्ड्स भी उनको रिकॉल करवाते हैं जो उनके हिसाब से जिनमें ER होता है।
तो अगर मैंने जैसे एज अ टीचर मैं अगर 10 वर्ड्स लेके बैठे हूँ कि मेरे पास ER के 10 वर्ड्स हैं, एट द एंड ऑफ द लेसन आई मे आस्क द चाइल्ड, तो आपको लगता है ऐसे कुछ और वर्ड्स भी होंगे जिसमें ER होगा? एंड यूल बी सरप्राइज्ड कि बच्चे अपने दिमाग से कितने और वर्ड्स जनरेट कर लेते हैं। तो उस दिन आपने 10 की बजाय उन्हें 20 वर्ड सिखा दिए क्योंकि उनकी तरफ से भी 10 वर्ड्स आए हैं। तो इस तरह से हम वर्ड फैमिलीज़ पे काम करते हैं। एंड दिस इज़ अ हेल्पफुल अप्रोच बिकॉज हर जगह प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होती है, तो फिर वो याद करने में थोड़ी सी फोनेटिकली मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम इस तरह के टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। Other strategies that work. Some of the strategies for reading also work. Strategies like highlighting, breaking up of words, syllabication, making interesting associations and links also helps. Together, in order to teach that spelling, you may want to use a strategy like to, get, her. And a word like committee, which is a little difficult to remember, you may use a strategy like committee has 2 MTEs. ये जो strategies होती हैं ये थोड़ी सी ridiculous associations से based होती हैं। हम लोग बहुत बार use करते हैं, जैसे एक piece of a pie। अब pie, piece एक ऐसा word है जिसकी spelling याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। pie बच्चों को फिर भी याद रहता है, PIE। तो हम जब बोलते हैं piece of a pie तो उन्हें ये याद रहता है कि उसमें PIE है और उसके बाद CE लगाना है। तो कभी कभी थोड़े रिडिकुलस एसोसिएशन, जैसे अब टुगेदर है, उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है तो हम उसे ब्रेक कर देते हैं, टू, गेट, हर। अब वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा जब आपने इतना रिडिकुलस उसमें कर दिया तो। या फिर आपके पास अब कमिटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें डबल T है, डबल M भी है, डबल E भी है। उसे अगर आप याद करेंगे COMMITTEE, वो कब तक कितने बार आपको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन एक इस तरह की स्ट्रैटेजी है जो आपने एक बार याद कर ली और उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से मैंने ये वाला वर्ड याद किया था। और जितना आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे ये रिडिकुलस स्ट्रैटेजीज यूज़ करने में, जो आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है, उसे याद करने में, उतना वो ज़्यादा याद कर पाएंगे। तो मेक इट फन, क्योंकि देखिए स्पेलिंग याद करवाना, जो कि हम ट्रेडिशनल वे से याद करते हैं स्पेलिंग, वो तरीका ऑब्वियसली इट डजंट वर्क फॉर चिल्ड्रन विद LD। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट इट, इट डजंट वर्क फॉर एनीबडी। आप कुछ टाइम के लिए याद कर लेते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। बट इफ़ यू मेक इट फन, मेक इट इंटरेस्टिंग, आप चाहें तो आप वो वर्ड्स के वो इंडिविजुअल लेटर्स लेके उसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड विद दैट, मेक इट लाइक अ जिग्सॉ पजल फॉर देम, सो दैट देन दे विल, जो उन्होंने रिमेंबर हमने अभी बात की थी VAKT की, तो जब हम VAKT यूज़ करते हैं विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, टैक्टाइल, तो उससे वो ज़्यादा जल्दी याद होते हैं। उस तरह के वर्ड्स भी याद रह जाते हैं, वो फिर भूलते नहीं हैं उतने जल्दी से। तो ये कुछ बेसिक स्पेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप चाहें तो आप जिस तरह से चाहें आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाइए and have fun while doing it with the children, because spelling is not the best thing that children enjoy doing. They don't. हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ जो माइंड की साइकोलॉजी होती है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ अजीब सी चीज़ को लर्न करना बहुत इजी होता है हमारे लिए। तो उस स्टाइल को हमको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा और उसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा अपने स्पेलिंग पैटर्न पर। जी। अगर हम रिटन एक्सप्रेशन की बात करें अब, use of framework helps. When children know what they have to write about and have guidelines, they work much better with these. Then use of language experience approach or dictated story approach. Here the child explores and experiences and then writes about it. Use of mind maps and graphic organizers, and using brainstorming and word banks. अब creative writing एक ऐसा issue है जो कि ज़्यादातर सभी LD बच्चों को बहुत ही वो लगता है tedious के लिखने की बारी आ गई। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, या तो वो कहेंगे कि आप हमसे सुन लीजिए, नहीं तो उनकी स्टोरी जो होगी, जो कि आप 2 पेज की मांगेंगे तो वो 2 लाइंस लिख के आपको दे देंगे, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है टू कन्वे जो उनके दिमाग में है उसे पेपर पे कन्वे कर पाना। तो इसके लिए हम स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। और एक जो फेवरेट टीचर की होती है कि जब बच्चे छुट्टी से वापस आते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहती हैं, राइट अबाउट योर हॉलीडेज़।
अब ये हॉलीडे आपने एक बड़ा सा टॉपिक दे दिया, अगर मैं आपको भी कहूँगी कि राइट अबाउट योर हॉलीडे, आप पहले सोचेंगे क्या लिखूँ उसके बारे में, कहाँ से शुरू करूँ, कितना चाहिए, कितना आप मेरे हॉलीडे के बारे में जानना चाहते हैं. सो फॉर दैट इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स. जब आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार है, आपने बच्चे को पहले ही गाइडलाइंस दे दी हैं कि जब आपने हॉलीडे के बारे में लिखना है तो आपको पहले उससे शुरू करना पड़ेगा. हु, व्हेन, वेयर, हमने वो स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज़ की थी, उसे यहाँ भी यूज़ कीजिए, क्योंकि सबसे पहला पैराग्राफ आपका जो इंट्रोडक्टरी है उसमें ये सब आ जाना चाहिए. कौन गया छुट्टी पे, कहाँ गए, कैसे गए, कितने दिन के लिए गए, कितने लोग गए. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन. Then the rest of the framework follows. कि I will expect you to write so many paragraphs. Your paragraph should tell me कि कहाँ, कब, कौन सी, आप कम से कम 4 इवेंट्स डिस्क्राइब कीजिए. तो जो आपने किया, आपने एक बच्चे को एक फ्रेमवर्क दे दिया जिससे वो स्कैफोल्डिंग हो जाती है कि हाँ इसके आसपास ही मुझे लिखना है. एंड इट रियली हेल्प्स अ चाइल्ड टू देन कन्वे व्हाट दे वांट टू कन्वे टू यू. उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग. एक छोटा सा माइंड मैप बना दीजिए जिसमें आपने अगर हॉलीडे के बारे में लिखना है तो उसके बाद एक स्पाइडर वेब की तरह हॉलीडे से रिलेटेड जितनी चीज़ें याद में आती हैं वो पहले लिख लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है जब उन्हें वो सब इकट्ठा करके लिखना होता है. सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज. देन इफ़ यू गो ऑन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ये वो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो आपके थॉट्स को हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में. थिंग्स लाइक वेन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स. तो इन सब को यूज़ कीजिए बच्चे के एक आइडियाज़ जनरेट करने में, और फिर उसे उनकी हेल्प कीजिए उनको आगे उसको कन्वे करने में. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो रिटन एक्सप्रेशन पे बहुत हेल्प करती हैं उनको काम करने में. तो वैसे तो बहुत स्ट्रैटेजीज़ हैं राइटिंग की, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको और स्ट्रैटेजीज़ मिलती चली जाएंगी, लेकिन आई थिंक टू गेट स्टार्टेड ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट वंस. इफ़ यू लुक एट dyscalculia, how do you work with children who have mathematical issues? So let's see what this means. These children have a significant difficulty with mathematical and quantitative concepts. They are not very good problem solvers. They have difficulty in logical and sequential thinking and are often poorly organized. Some strategies: have the student read the math word problem first silently, then aloud, and identify the mathematical operation required. Provide word problems that require a one-step process, making certain that the sentences are short and concise. Teach the student to look for clue or keywords in word problems that indicate the mathematical operations. A very important thing to remember when you're working with children with dyscalculia: make sure that you know that the problem is actually related to mathematical thinking and quantitative thinking and is not because of reading. Because what happens is when children have to read the problems, they will make a mistake in reading. A child with dyslexia will not be able to read. और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको मैथ्स में प्रॉब्लम हो, और ये बहुत बार देखा गया है कि अब जब आप उनके लिए प्रॉब्लम्स खुद पढ़ देते हैं तो उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं. फिर उनको रीडिंग में अगर इशू है तो आप रीडिंग उनकी मैथ्स के लिए थोड़ी कम कर दीजिए. और इसीलिए हम लोग जब कंसेशंस की भी बात करते हैं तो इस टाइम पे रीडर्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो प्रोसेस है वो है मैथ्स का. लेकिन जिन्हें डिस्कैल्कुलिया है उनके मैथमेटिकल स्किल्स में प्रॉब्लम है, वो क्वांटिटेटिवली नहीं सोच पाते हैं. तो हम उन्हें धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं कि पहले पढ़ो, इसमें कीवर्ड्स निकालो. अब अगर हर जगह तो ये नहीं होगा ऐड सो एंड सो, उसमें कई बार बहुत से वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जैसे हाउ मेनी ऑल टुगेदर. अब ये एक मैथ से रिलेटेड वर्ड है जो एडिशन से रिलेटेड है, तो हम उन्हें कीवर्ड्स को जब आप ये पढ़ोगे ऑल टुगेदर मतलब आपने इस सम में ऐड करना है. तो हम इस तरह की उनको ट्रिक्स सिखाना शुरू करते हैं. बहुत सी टीचर्स क्या करती हैं कि वो जो रीडिंग एस्पेक्ट है मैथ्स का उसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन हम लोग एज स्पेशल एजुकेटर्स उस पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम पढ़नी बहुत ज़रूरी है. पहले आप प्रॉब्लम पढ़ना सीखिए, उस पर जो एक हाईलाइटर लीजिए हाथ में, हाईलाइट कीजिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. मैथ्स में एक चीज़ और होती है कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कई बार वो भी दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो पहले हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें रियल प्रॉब्लम क्या है.
तो उसके लिए हम कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं बच्चों को, उसे हाईलाइट करेंगे, फिर वो उस कीवर्ड्स के बेसिस पे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Ask the student to identify the primary question that must be answered to solve a given word problem. Supplement textbook problems with teacher-made problems. These problems can deal with classroom experiences. Include students' names in the word problems to make them more realistic and meaningful to the student. Use word problems that are of interest to the students and related to his or her experiences. When we talk of word problems, आप खुद देखिए आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा, वो जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है या वो जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है. अब आपके क्लास के बच्चों में अगर उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, यूज़ दैट, यूज़ द स्कोर्स उसको एक मैथ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए. कार्स में इंटरेस्ट है, यूज़ दैट. सो व्हाट वी डू एज स्पेशल एजुकेटर्स इज़ वी आइडेंटिफाई कि इंटरेस्ट एरिया क्या है और हम फिर उसको फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि एकदम से बच्चों का इंटरेस्ट आ जाता है. और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनका नाम लेके प्रॉब्लम में डाल दीजिए और या उनकी क्लासमेट्स का नाम लेके प्रॉब्लम्स में डाल दीजिए, तो वो एकदम से उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि उनका खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें और उन्हें लगता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ दैट होल प्रॉब्लम, सो दे नीड टू सॉल्व इट. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम फोकस्ड ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन. If we look at some more strategies, use real life examples as far as possible. Hands-on learning and application of skills is the best way for these children to remember. Use ICT and other visual aids as it has been proven that these tools are very important in understanding abstract concepts of maths. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि और ये एक आजकल जो रिसर्च हो रही है उस पर भी बेस्ड है, प्लस द फैक्ट कि जो जॉन पियाजे हैं जिन्हें कि हम मानते हैं कि बहुत से उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उनके हिसाब से भी मैथ्स लर्निंग शुड बी हैंड्स ऑन. मैथ्स एक इतना एब्स्ट्रैक्ट सा सब्जेक्ट है जिसे आप सिर्फ पेपर पेंसिल से नहीं सॉल्व कर सकते हैं. तो आप जितना रियल लाइफ यूज़ करेंगे, आप देखिए जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं उनका इंटरेस्ट यूज़ कीजिए स्पोर्ट्स के थ्रू. हम जब लेट्स से फुटबॉल खेल रहे हैं तो जब बॉल सामने से आ रही है तो हमें उसमें प्रेडिक्शन भी यूज़ करना पड़ता है कि बॉल किस तरफ आएगी, एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितना डिस्टेंस है और मैंने कब किक करना है, या मैं गोल कीपर हूँ तो मैंने कब उसको स्टॉप करना है. तो ये सब जो एस्टिमेशन, प्रिडिक्टिंग, ये सब मैथ्स से रिलेटेड है. तो इन्हें आप जितना रियल लाइफ सिचुएशन में जितना बच्चों से करवाएंगे उतना वो जल्दी सीखेंगे. तो एज अ स्पेशल एजुकेटर द थिंग शुड बी पेपर पेंसिल छोड़ के थोड़ा रियल लाइफ. आपने अगर उनको वॉल्यूम सिखाना है तो लेके आइए इन साथ में. मेजरमेंट सिखाना है तो एक टेप लीजिए, बड़ा स्केल लीजिए, चलिए मेजर करते हैं और फिर देखते हैं. तो जितना आप रियल लाइफ, जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा. प्लस ICT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इतने अवेलेबल हैं जो आपको मैथ्स के स्किल्स सिखाते हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मैथ्स सिखाने के लिए, एंड दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल. तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैथ्स में भी हेल्प करती हैं. तो ऑल दीज स्ट्रैटेजीज़, वैसे तो कोई एंड नहीं है स्ट्रैटेजीज़ का, चाहे वो रीडिंग के लिए हो, राइटिंग के लिए हो या मैथ्स के हों, लेकिन some of these, if you start applying them with your children, आप एक बहुत ही मार्क्ड डिफरेंस देखेंगे. जैसा आपने कहा कि इसके कोई एंड नहीं हो सकता, खास करके इस बात को ध्यान में रखें कि हर बच्चे की नीड तो डिफरेंट होती ही है, उसका एक अपना इंटरेस्ट एरिया होता है. उसके इंटरेस्ट एरिया से कहीं ना कहीं हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स को जोड़ करके दिखाना होगा जिससे कि बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा हो इस तरह की प्रॉब्लम को समझने में भी. अनजाने में ही बच्चे का नॉलेज जो है इस फोकस में आ जाए और उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है. एक चीज़ यहाँ पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि जो आजकल मार्केट
इलेक्ट्रॉनिक एज है हम जिसमें कि चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि अगर किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक उसमें हो रही है तो वो हमारा रिमाइंड कर देता है, रेड मार्क हो जाता है और इस तरह की चीज़ें। तो ये जहाँ पर कि और खास करके देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बच्चों में एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है। निश्चित रूप से इस तरह की उनकी जो अट्रैक्शन है, जो इंटरेस्ट है उनका, अगर उसका हम यूटिलाइज करें तो हमको एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। एब्सोल्युटली। और एकदम से हमें ये जो बच्चों को जो आजकल वो जो प्ले स्टेशन वगैरह हैं उसको इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी स्किल्स। रिएक्शन टाइम बढ़ाते हैं, वो फास्ट रिएक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, ये सब आपको सिखाते हैं। तो हर चीज़ में अपना एक एडवांटेज है। आपने यहीं पर एक चीज़ आप इसी पॉइंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँ। इस बात के लिए तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पर कि ये बताया गया है कि इस तरह के गेम्स को खेलने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में इस तरह की कमी देखी गई है। लेकिन एक चीज़ जो उसका बड़ा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन अगर उसका था, उसको आप ध्यान में रखें तो बहुत मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, कि इस तरह के बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं। वो गेम्स को खेलते खेलते उनको कहीं ना कहीं इस बात के एक मेंटली वो इस बात के लिए मेच्योर हो जाते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो तुरंत इस तरह के रिएक्शन को देना है, नहीं तो टाइम निकल जाएगा और हम पीछे छोड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि इसका बेनिफिट भी है। निश्चित रूप से इसको एक अंडर अच्छी गाइडलाइंस के थ्रू हमको यूज करना चाहिए कि कितना इसका यूज करना है, लेकिन इसकी पॉजिटिव जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं उसको यूज करने की हमको जरूर है। एब्सोल्युटली जी। और वही मैं जैसे कह रही हूँ कि हर चीज़ के अपने एडवांटेजेस होते हैं जी। तो हम लोग तो हर चीज़ में एडवांटेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं, ये इस तरह के गेम्स भी बच्चों के लिए, स्पेशली जिनका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा स्लो हो। सो और इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ आपका क्लासरूम का सपोर्ट अगर मिलेगा तो फिर बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब मैम एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपने कहा कि घर से ही सबसे पहले एक कहीं ना कहीं लेवलिंग ऑफ माँ बाप ही, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अगर एक बच्चा उनका बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तो वो हमेशा कंपेयर करने लगते हैं और दूसरे बच्चे की ये तू क्या कर रहा है, देखो तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन है, वो भी तो सारी फैसिलिटीज वही तुमको मिल रही है। तो ये जो एक कंपेरिजन होता है वो हमारे डिसलेक्सिक या डिसग्राफिक जो बच्चे हैं उनके साथ में बड़ा निगेटिव होता है। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि प्रोग्राम के लास्ट में आप उनको जरूर एड्रेस करते हुए कि किस तरह से इस चीज़ों को मैनेज करें। सबसे पहली बात तो सेंसिटाइज करें, हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं वो पेरेंट्स को इस बात के लिए थोड़ा सा सेंसिटाइज करें कि इस तरह की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है और इसको सही ढंग से टैकल किए जाने की जरूरत है। और इसके साथ में और कुछ आप एक मैसेज हमारे पेरेंट्स और स्पेशल एजुकेटर को अगर आप देना चाहें। बहुत सिंपल सा मैसेज है। वीकनेस होती है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वीकनेस पहले ढूंढते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ भी होती है और हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप आज के दिन ये काम करेंगे, सबसे पहले आप अपने उस एलडी बच्चे की स्ट्रेंथ्स ढूंढिए। आपको मुश्किल ज़रूर आएगी उसे ढूंढने में, लेकिन एक बार आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उस स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। आपके दूसरे बच्चे में शायद वो स्ट्रेंथ ना हो जो आपके इस बच्चे में है, तो इसलिए कंपैरिजन करना है तो स्ट्रेंथ्स का कीजिए, वीकनेसेस का मत कीजिए, क्योंकि वीकनेस आपके दूसरे बच्चे में भी निकलेगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑलवेज एंड हेल्प द चाइल्ड यूज देयर स्ट्रेंथ्स टू ओवरकम देयर वीकनेसेस। यही हम करते हैं और यही हम कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से भी कि उस तरह के काम करें। तो थैंक यू रुचिका जी, आपने बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दिया और हमारे दोस्तों को इस बात को समझाया कि इस तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह की कुछ छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इस तरह की हमारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे कि अगर हम मैनेज करना चाहें तो और बहुत अच्छी तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। और जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने अपने प्रोग्राम के दौरान इस चीज़ को बताया था कि एक सर्टेन टाइम होता है, अगर इस तरह के हम प्रोग्राम्स में कंटिन्यू काम करते रहें तो बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आता है जहां पर कि हमारे बच्चों को इस तरह के टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही अल्टीमेट टारगेट है हमारे RCI के थ्रू, चैनल के थ्रू चलने वाले डिफरेंट प्रोग्राम्स का। और हम इस फील्ड में काम करने वाले आप सभी एक्सपर्ट का इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।